सभी को नमस्ते। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। बच्चों, मैं आप लोगों को क्या पढ़ाती हूँ? हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और हिस्ट्री पढ़ाने के क्रम में इस बार मैं क्रैश कोर्स में क्या पढ़ा रही हूँ? तो क्लास 8 की हिस्ट्री। तो जैसा कि अभी मेरा 5th चैप्टर यानी 5वां अध्याय चल रहा है, और 5वें अध्याय का जो पाठ का जो नाम है वो नाम है शिल्प उद्योग। किसका? तो भारत का। किस समय का? तो जब अंग्रेज थे हमारे देश में, जिस समय को हम क्या कहते हैं, वो समय हमारे देश के लिए अंग्रेजों का काल था। अंग्रेज इस समय भारत के हर संसाधन का प्रयोग कर रहे थे, और हमारे यहाँ व्यवसाय व्यापार को भी उन्होंने ठप करवा दिया था। जैसा कि इस अध्याय को शुरुआत में आपने पढ़ा तो आपको एक आइडिया हो गया कि अंग्रेज ने क्या किया था। तो अपने देश के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यहाँ के उद्योगों को बंद करने के लिए, जो हस्तचालित उद्योग थे, हमारे यहाँ के जो किसान थे वो क्या करते थे? हस्तचालित चरखा चलाकर सूत बुनकर कपड़े बनाते थे। तो उनके हस्तचालित उद्योग को अंग्रेजों ने बहुत हद तक बंद कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में क्या हो गया, एक समय ऐसी परिस्थिति आई जिसको हम नी औद्योगिकीकरण का भी नाम दे सकते हैं। नी औद्योगिकीकरण यानी वो समय जब भारत के व्यापारी लोग अब व्यापार मतलब बुनकर लोग बुनने का काम बंद करके खेतीबाड़ी कर रहे थे। क्यों खेतीबाड़ी कर रहे थे? क्योंकि भारत का सामान बहुत तो उस समय थोड़ा महंगा था, हाथों से बनता था, और अंग्रेज अपने यहाँ से फैक्ट्री से बना के सामान ले आते थे, तो वो सामान यहाँ सस्ता हो जाता था। इस स्थिति में क्या हो गया? भारत में अराजकता की स्थिति आ गई। भारत के लोग जो सूती कपड़ा ज्यादा बनाते थे, अब अंग्रेज लोग भी, जैसे मैंने पिछले अध्याय में आपको फैक्ट्री भी दिखाया कि अंग्रेज लोग भी अपने यहाँ सूती कपड़े की फैक्ट्री डेवलप कर लिए, और हमारे यहाँ का सारा सामान, यहाँ से कच्चा पदार्थ ले जाते, कच्चा सामान ले जाते, कपास ले जाते, और वहाँ सूती कपड़ा बुनवाते, और फिर यूरोप के और फिर नॉर्थ ईस्ट के बाजारों में उसको बेचा करते। इस प्रकार से भारत के बुनकरों की स्थिति उन्होंने खराब कर दी। और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज जो 200 साल हमारे यहाँ रहे, तो 200 साल में हमारे यहाँ का ऐसा कोई व्यक्ति विशेष भारत का नहीं था जो उनके प्रभुत्व से अछूता रहा हो। यहाँ के किसान, यहाँ के बुनकर, यहाँ के राजा, यहाँ के महाराजा, एक एक इंसान उनसे प्रताड़ित हो रहा था। यहाँ तक कि मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया कि उन्होंने तो आदिवासियों को भी नहीं बख्शा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने हमारे देश में, मतलब कि हमारे देश के सारे संसाधनों का प्रयोग अपने लिए करते थे, और अपने देश को धनवान बनाने के लिए वो लगे हुए थे। और कहीं हद तक हमारा भारत देश, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे भारत देश के सारे धन को, हमारा धन क्या है? हमारी संपदा है, हमारे संसाधन है। तो यहाँ से हर वो संसाधन जहाँ तक हुआ वो लूट कर यहाँ से लेकर गए, और 200 साल में हम लोगों को 100 साल में हम लोग को क्या बताएं कि उसका 10 गुना ज्यादा पीछे करते चले गए। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो इंग्लैंड है, आज भी वहाँ लोगों का जीवन बहुत अच्छा है। आज भी वहाँ के लोग लॉन्ग लाइफ लीड करते हैं। आज भी वहाँ बहुत सुखी संपन्नता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे देश, जिनके भी ऊपर उन्होंने उपनिवेशवाद की स्थापना की, वो सारे देश को सताकर इकट्ठा किया हुआ धन आज भी उनके पास है। तो इतिहास पढ़कर आपको ये कंसेप्शन हो रहा है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारतीय शिल्प एवं उद्योग को धीरे धीरे क्या करने लगी? शिल्प और उद्योग को धीरे धीरे पतन के कगार पर ले गई। और इसके लिए ही वो लोग क्या कर रहे थे? बहुत सारे खोज भी कर रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे? तो वो लोग रेलवे का आविष्कार कर लिए थे। रेलवे का आविष्कार करने के बाद भारत में भी रेलवे का लाइन बिछा दिए। और रेलवे का लाइन क्यों बिछाए? क्योंकि यहाँ का सामान वो किसी भी तरह चाह रहे थे भारत से बाहर आसानी से ज़्यादा सामान ढोकर ले जाएं, और इसमें उनको फायदा भी हुआ। और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने यहाँ के कुटीर उद्योग, यहाँ के शिल्प उद्योग को विनाश के कगार पर ला दिया। शिल्प उद्योग में लगे हुए कारीगर रास्ते पे आ गए, भूखमरी के कगार पे आ गए। और यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? तो यहाँ के लोग अब नी औद्योगिकरण से प्रभावित होकर खेती बाड़ी करने लगे। अब खेती में भी क्या करना था? तो खेती में उनसे कहा गया था कि जो
अंग्रेज जीन्स के लिए नील बनाते हैं तो आप नील का ही पैदावार करें। और नील की खेती करने का क्या खराबी होता था कि नील अगर किसी खेत में खेती कर दी जाती थी तो वहां का जमीन जल जाता था। तो ये लोग नील, कपास की खेती और अफीम और गांजे की खेती करवाते थे और हमारे देश में हमारा भोजन ही नहीं बनता था। यानी कि हम लोग भूखे भी हो गए, गरीब भी हो गए, हमारे सारे संसाधन का इन्होंने अपने लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया और हमें गरीबी के कगार पे ले आए। इस प्रकार अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज भारत में आए थे, भारत की स्थिति बद से बदतर कर दी और उसी क्रम में है उद्योग में लगे हुए भारतीय कारीगर उद्योग को छोड़ कृषि की तरफ लौट गए। यानी हमारे यहाँ औद्योगिकरण की प्रक्रिया आ गई, क्योंकि अब उद्योग करने का फायदा था ही नहीं। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि इंग्लैंड से बना हुआ सामान, एक सामान भारत का बुनकर जो बुन के 30 दिन में बनाता, वो 30 मिनट में बनाया हुआ सामान भारत में कम दाम में आ जाता, यानी कि उनके मशीन से बना हुआ सामान। तो यहाँ पे उनका बाजार खराब हो गया। तो अब क्या करे, मरता क्या ना करता, तो भोजन के लिए वो क्या करने लगे, खेती करने लगे। अब इसी क्रम में आप लोग देखेंगे क्या हुआ, तो इस क्रम में आप जानेंगे कि इन्होंने भारत के जो बुनकर, जो अब किसान हो गए, अब उनसे भी वो टैक्स के रूप में बहुत कुछ लेने लगे और उनका मतलब क्या कहते हैं कि अब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अब लोगों को एक होना पड़ा। ये आगे आप लोग और कुछ जानेंगे जो मैं आपको बताती रहूंगी। यानी कि इन्होंने हमें पूरी तरह से नस्तो नाबूद करने की पूरी कोशिश की। 200 साल अंग्रेज और उसी प्रकार 200 साल मुगल्स, यानी कि हम लोग 400 साल हमेशा से दास्तां में एक दास की तरह रहे, है ना। तो अब आप लोग इसको आगे भी देखिए मैं क्या बता रही हूँ। जैसे अभी आपके सामने आप देख रहे हैं कि टाटा के द्वारा स्थापित स्टील के कारखाने हैं, है ना। जब 16वीं शताब्दी में क्या हो गया, हर जगह औद्योगिकरण होने लगा, तो धीरे धीरे भारत में भी औद्योगिकरण की नींव अंग्रेजों के द्वारा पड़ी। इसी में आप देख रहे हैं कि बंगाल के जूट मिल के बाद सन 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत की गई। इसी के बाद क्या हो गया, तो इसके बाद हमारे यहाँ अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, तो भारतीय उद्योगपति को यह सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और इस क्रम में उन्होंने स्टील के उत्पादन में भारतीयों को एक रूपता। इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि सन 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा तत्कालिक बिहार झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना भी की गई। यही वह स्थान है जहाँ जमशेदपुर के नाम से जो जगह आज भी जाना जाता है और यहाँ स्टील का उत्पादन होता है। बच्चों, अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया, भारतीय उद्योगपतियों को यह सुविधा क्यों नहीं मिली, भारत के स्टील के उत्पादन में भारतीयों को क्या लाभ मिला, ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब आज आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ध्यान में आएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी की शुरुआत के समय भारत में क्या हो गया था, तो भारत में चीनी, आटा आदि मिलें भी खोली गई। यहाँ नमक, अदरक, सोडे जैसे खनिज लवणों का भी निर्यात विदेशों में होने लगा। और इसी समय वो समय था जब अंग्रेज यहाँ से हमारे भोजन को भी ले जाने लगे। अब हम बता सकते हैं कि औद्योगिकीकरण का पूर्णतः प्रभाव भारत पर भी पड़ने लगा। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हुआ, है ना। परिणाम स्वरूप समाज में दो नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और आधुनिक मजदूर वर्ग। ये दो वर्ग हमारे समाज में हुए। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग वे थे जो भारतीय उद्योग में अपना पूंजी निवेश करते थे, यानी राजे महाराजे पैसे वाले लोग। और सन 1920 के बाद विदेशी पूंजी निवेश में कमी होने लगी। इस काल में हो रहे औद्योगिक विकास ने भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए प्रेरित किया और यहाँ के पूंजीपतियों ने विदेशी कंपनियों से सूती कपड़ा एवं इस्पात विदेशी कंपनियों को खरीदकर भारत का औद्योगिक विकास किया। इस क्रम में बच्चों सन 1920 के दशक में जीडी बिरला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
FICCI की स्थापना की गई। यह पूरे भारत के व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई। इस प्रकार से भारत में हमारे भारतीयों ने भी शासन किया, भारत में व्यापार करना शुरू किया और इसमें सबसे पहला नाम आता है टाटा का, दूसरा नाम आता है बिरला ग्रुप का। शिल्प एवं उद्योग तथा मजदूरों का जीवन। जैसा कि हम जानते हैं, सन 1850 ईस्वी के बाद से भारत में मशीनों का युग हो गया। 1850 ईस्वी के बाद मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग बनाने के लिए सूत काटने का उद्योग था, जिससे सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते थे। दूसरा था जूट का उद्योग और तीसरा था कोयले का उद्योग। यानी अंग्रेजों ने अब हमारे यहाँ के हथकरघा उद्योग को पूर्णतः बंद कर दिया और अंग्रेजों ने अपने कारखाने यहाँ स्थापित किए। क्योंकि यहाँ पर संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में था, यहाँ की आबादी उन्हें मिल गई थी, यहाँ के मजदूर उन्हें कम पैसे में खेतों में काम करने के लिए मिल गए थे, यहाँ कल कारखाने में कम दाम में मजदूर काम कर रहे थे। यानी भारत को त्राहिमाम कर दिया अंग्रेजों ने, वो आप यहाँ जान रहे हैं। बच्चों, आप पुनः देखिए, आपके सामने भारतीय मजदूर कारखाने में काम कर रहे हैं, कोयले की खानों में, और मजदूर किस प्रकार कार्य करते हैं, कैसी बस्तियों में रहते हैं, उनका आवास कैसा होता है। ये सारे चीज़ों को आपको यहाँ बुक से बताया जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें आपको दुखद लगेंगी, लेकिन यही हमारा इतिहास है कि हमारे लोग हमेशा से सताए गए हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र बम्बई था, जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र बंगाल था। यहाँ श्रमिकों की संख्या भारत में सबसे अधिक हुआ करती थी। क्योंकि अंग्रेज अपने यहाँ इनको रखते थे, है ना। उनके रहने और काम करने और खाने की परिस्थितियाँ बहुत ही शोचनीय और तकलीफदेह थी, जो आपके सामने ये तस्वीरों में आ रही हैं। वे एक दिन में 15 से 16 घंटा से लेकर 18 घंटा तक काम करते थे। अवकाश यानी छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी इनको प्रत्येक दिन कार्य करना पड़ता था। उनके रहने की जगह भी अच्छी नहीं थी, कितनी गंदगी है देख लो आप, कचरे में रहते थे। वे कारखानों के बगल में ही स्थित एक छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते, जहां सफाई व पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और इनकी जिंदगी बदतर थी। मजदूरों की समस्या मजदूरों की बहुत ज़्यादा थी। समय पे न वेतन मिलता था, न रहने की सुविधा, न भोजन का ध्यान, और 18 घंटे काम। अगर मशीन खराब हो जाए तो माल कम तैयार हो तो इस पे मजदूरों को कोई गलती नहीं थी, फिर भी मजदूरों को इसके लिए वो सजा देते थे। ऐसा भी किताबों में दर्ज है जो इतिहासकार लिखे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, एक तरफ काम का बोझ होता था मजदूरों के साथ और दूसरी तरफ रोजगार की कोई सुविधा नहीं, और हमेशा 18 घंटे काम करके थका हारा, कम भोजन करके गंदगी में रहकर ये मजदूर बहुत ही त्राहिमाम जीवन जी रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मजदूरों के पास संगठन बनाने जैसी अपनी मांगों को रखने के लिए एक सक्षम संस्था की जरूरत थी, और इसके अलावे उनके सामने कोई उपाय नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जाकर सन 1880 में बिजली के बल्ब के लग जाने से काम के घंटे और वृद्धि होने लगे। तब जाकर 1880 में और तब जाकर मजदूर उद्योगपतियों के खिलाफ जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। यानी अब 18 घंटे के बाद भी 24 घंटे काम का प्रावधान हो गया, क्योंकि 1880 में बल्ब की खोज हो चुकी थी। तो कारखाने में बल्ब लगने के बाद अंग्रेज बोले आप दिन रात काम करते रहिए, कोई छुट्टी नहीं। तब जाकर सारे लोग एक हुए और इस प्रकार से मजदूरों का संगठन बना, और मजदूरों के संगठन ने अपनी प्रमुख प्रारंभिक मांग उनकी क्या थी? काम के घंटे को कम किया जाए, सप्ताह में अवकाश दिया जाए, कारखाने में काम के दौरान अगर कोई आघात हो जाए श्रमिक को, उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उद्योगपति उनकी मांगों को माने। ऐसे करके उन्होंने अपने अपने बातों को कंपनियों के बीच में, अपने सरकारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से रखा, और मजदूर संगठन के बाद ही धीरे धीरे सारा देश संगठित हुआ, और इस प्रकार से एक बदलाव आई। सबसे पहले बदलाव इंग्लैंड में ही आई, वहाँ पे भी
राजशाही था, वहाँ पे भी राजतंत्र था, वहाँ पे भी जिनको दबाया जाता था, मजदूर तबके के लोग वहाँ भी संगठित हुए। इस प्रकार एक जन आंदोलन हुआ और धीरे धीरे यही आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में बदलता चला गया। इस प्रकार बच्चों, आपके सामने एक तस्वीर है, इसको देखिए। इसमें एक मजदूर आघात से गिर गया है, अपाहिज हो गया है, उसकी माँ, उसका परिवार है और मुआवजे के लिए ये कंपनी और उद्योग कल कारखाने के मालिक के पास डिमांड कर रहे हैं। यानी कि इस समय से ही मजदूरों को क्या मिला, तो उनको अनुदान प्राप्त हुआ और इस प्रकार क्षतिपूर्ति अनुदान भी देने की व्यवस्था हुई। और कोई मृतक हो जाता, मर जाता, तो जो एक दान देने की व्यवस्था है, मुआवजा देने की व्यवस्था है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। यानी 1880 के बाद से मजदूर संगठन एकत्र हुआ और मजदूरों ने सबसे पहले, आप यूँ कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में इन्होंने आवाज़ बुलंद की 19वीं शताब्दी में, कि 1880 के बाद इन्होंने बुलंद की कि अब हम अन्याय नहीं सहेंगे, हम जितना काम करेंगे हमें उतने के एवज़ में हमें क्या चाहिए, तो हमें काम के घंटे चाहिए, हमें आराम का अवकाश का दिन चाहिए, हमें एक अच्छा वेतन चाहिए और हमें अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमें मुआवजा चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने अपने अधिकार को सुरक्षित किया, संरक्षित किया और इस प्रकार अपनी एक कानून बना।